हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम्स मेड सिंपल। तो ये पीआईबी न्यूज़ और इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन का नया सीरीज़ जो शुरू की गई है उसके बारे में है। एंड वील स्टार्ट विद इट्स। ओके। एंड आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऑल्सो कीप गिविंग योर फीडबैक्स। आई होप द वॉइस इज़ वेरी क्लियर नाउ। एंड वन मोर थिंग कि क्वेश्चंस जो हैं वो बीच में आते हैं, तो अगर आप पूरा वीडियो देखोगे, ऑडियो सुनोगे, तो आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जिनका आप कोशिश कीजिए जवाब देने की। तो मैं वैसे आज आपको क्वेश्चन अभी पहले ही बता देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि बीरत और लेबनान में है, तो लेबनान का आपको बताना है कि कौन सी नेबरिंग कंट्रीज़ और वाटर बॉडीज़ हैं। ओके। एंड सेकंड क्वेश्चन ये है कि यूएस में जो अलग अलग टाइप के वीज़ाज़ दिए जाते हैं इंडियंस के लिए, उनके नाम बताने और उनका पर्पस बताना है। ओके। सो आई विल रिपीट द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू नेम द नेबरिंग कंट्रीज एंड वाटर बॉडीज ऑफ लेबनन, and the second question is you have to tell about the various types of visas which are provided by the US government and what is the purpose. Okay. For especially for the Indians. Okay. So let's start with PIB news. So first thing is that PM condoled the passing away of theatre legend Ibrahim Alkazi. तो ये इब्राहिम अलकाजी जो है ये एक इंडियन थिएटर डायरेक्टर और ड्रामा टीचर है, एंड ही वाज आल्सो द डायरेक्टर ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा विच इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। ओके। और इन्होंने आर्ट हेरिटेज गैलरी भी फाउंड की थी दिल्ली में ही, एंड ही हैड वन द बीबीसी ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड इन 1950। 50 से ज़्यादा प्लेज इन्होंने डायरेक्ट किए थे और कुछ फेमस प्रोडक्शंस थे गिरीश कर्नाड की तुगलक, मोहन राकेश की आषाढ़ का एक दिन, एंड धर्मवीर भारतीज अंधा युग, एंड न्यूमरस शेक्सपियर एंड ग्रीक प्लेस। ओके। सो रिमेंबर इब्राहिम अलकाजी, इंडियन थिएटर डायरेक्टर एंड ड्रामा टीचर। ओके। नाउ सहकार कूप ट्यूब एनसीडीसी चैनल हैज बीन लॉन्च्ड। तो सहकार कूप ट्यूब ये किसका इनिशिएटिव है? एनसीडीसी यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ओके। सो जो मिनिस्टर है उन्होंने कुछ गाइडेंस वीडियोस भी लॉन्च किए थे विच वर प्रोड्यूस्ड बाय एनसीडीसी ऑन फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव फॉर 18 डिफरेंट स्टेट्स इन हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेजेस। तो ये इन्होंने कुछ गाइडेंस वीडियोस डाले हैं कि कोऑपरेटिव कैसे फॉर्म और रजिस्टर हो। सो द मिनिस्टर हैड सेड दैट द की स्ट्रेटजी इन द इकोसिस्टम इज टू फैसिलिटेट इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूथ इन कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स में यूथ को उनको इन्वॉल्व करना। ओके। तो इसके लिए सबसे बड़ा प्री रिक्विजिट क्या है कि नए कोऑपरेटिव्स को बनाया जाए ताकि कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है उसमें नई लाइफ और डेडिकेशन आ सके। अबाउट एनसीडीसी, सो इट इज़ दी अपेक्स लेवल स्टेचुटरी इंस्टीट्यूशन। ये 1963 में बना था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, और इनका पर्पस क्या है? फाइनेंशियल असिस्टेंस देना कोऑपरेटिव्स को, और इसके अलावा जो भी मतलब गुड्स वगैरह होते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स हो गए और फार्मर प्रोड्यूस हो गए या दूसरे इस तरीके के चीज़ें होती हैं, तो उनके लिए कोऑपरेटिव्स वगैरह बनाए जाए, उनको असिस्टेंस वगैरह देना। ओके। सो इट इज़ फॉर द कोऑपरेटिव डेवलपमेंट। एंड नेक्स्ट न्यूज़ इज़ दैट आसाम गेट्स ओन 24/7 दूरदर्शन चैनल। तो दूरदर्शन आसाम जो है उसको लॉन्च किया गया है, जो कि 24 आवर डेडिकेटेड चैनल है खास आसाम के लिए ही। एंड जो दूसरे स्टेट्स हैं उनके चैनल्स जो हैं दे आर अवेलेबल ऑन डीडी फ्री डिश। ओके। बैकग्राउंड इसका थोड़ा देख लेते हैं। तो देर इज़ अ डीडी नॉर्थ ईस्ट चैनल। तो इसको कंसीव किया गया था एज 24/7 कंपोजिट चैनल। तो जितने भी 8 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन के, उनको साथ में एक साथ लेकर आने के लिए, वहाँ के मतलब चैनल्स के लिए इकट्ठा लेकर आए थे ऑन डीडी नॉर्थ ईस्ट चैनल बाय प्रसार भारती। ये 1990 में कमीशन हुआ था और 1994 में लॉन्च किया गया था। और इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश के लिए डीडी अरुण प्रभा चैनल आया था, जो कि ईटानगर से बीम किया जाता था। एंड प्रसार भारती ने फिर डिसाइड किया कि जो भी दूसरे जो लिमिटेड आवर्स चैनल हैं जो अलग अलग कैपिटल्स नॉर्थ ईस्ट स्टेट के कैपिटल्स से ओरिजिनेट होते हैं, उनको डीडी फ्री डिश पे ले आया जाए टू हैव नेशनल कनेक्ट। ओके।
इसके बाद में 5 नए चैनल्स आए थे, जो कि डीडी फ्री डिश पे आए थे, डीटीएच प्लेटफॉर्म पे 2019 से। वो थे डीडी मेघालय, डीडी मिजोरम, डीडी त्रिपुरा, डीडी मणिपुर एंड डीडी नागालैंड। ओके, तो इसके बाद में अब फिर ये अभी अप्रोप्रिएट समझा गया टू रीपर्पस द डीडी नॉर्थ ईस्ट चैनल, उसको एक्सक्लूसिव चैनल बनाया गया फॉर आसाम। ठीक है, और इसको कहाँ से बीम किया जाएगा? गुवाहाटी से, और इसमें कुछ स्पेसिफिक स्लॉट्स होंगे फॉर लैंग्वेजेस सच एज बोडो। ओके, लेट्स कम टू द इंडियन एक्सप्रेस सेक्शन एक्सप्लेन। तो इसमें पहला जो न्यूज़ आइटम है वो है हाउ मूव टू ओपन अप सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन विल बेनिफिट कस्टमर्स इम्पैक्ट द इनकम्बेंट्स। ओके, तो अभी क्या है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन को ओपन किया जा रहा है फॉर थर्ड पार्टीज़, और इसके लिए पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड PNGRB इज सेट टू नोटिफाई रेगुलेशंस। ओके, सो द सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है उनको अब जल्दी कंपटीशन फेस करना पड़ेगा फ्रॉम थर्ड पार्टीज़। तो अब इसमें दो चीज़ें, पहली बात याद रखना, देर आर द सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, जैसे कि दिल्ली में IGL हो गई, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, मुंबई में महानगर गैस लिमिटेड, और गुजरात में गुजरात गैस लिमिटेड। ये तीनों जो हैं ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं। और दूसरी जो होती है वो होती है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ये भी अभी आगे टर्म आएगा, सो प्लीज़ रिमेंबर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, HPCL BPCL, जो आपके जहाँ से आप जैसे पेट्रोल पंप्स वगैरह जहाँ पे रहते हैं। ओके, सो इन दोनों में आप पहले डिफरेंस याद रखिएगा। नाउ द आर्टिकल सेज दैट द CGD कंपनीज आर सेट टू बी अफेक्टेड बाय द ओपनिंग अप ऑफ दीज मार्केट्स। और इनका जो पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अभी तक केवल गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का खुद का था और वो खुद के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ कर रही थी ये सारी कंपनीज, IGL और महानगर गैस लिमिटेड और गुजरात गैस लिमिटेड, अब उसको ओपन किया जाएगा फॉर थर्ड पार्टीज़। ओके, तो अभी करंट सिनेरियो क्या है, अभी ये जो प्लेयर्स थे इनके पास में एक्सक्लूसिव राइट था कि अपने गैस डिस्ट्रीब्यूशन को ऑपरेट करने का अपनी अपनी ज्योग्राफी में। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें मार्केट भी, मतलब गैस डिस्ट्रीब्यूशन भी करते थे और उसकी मार्केटिंग भी करते थे, दोनों CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और PNG यानी पाइप्ड नेचुरल गैस की अपने अपने एरियाज़ में। सो गवर्नमेंट ने इनको एक्सक्लूसिविटी ग्रांट की हुई थी, इन गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को उनको इंसेंटिवाइज किया जाता था कि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर सकें और PNG और CNG को डिलीवर कर सकें। ठीक है, तो जो PNG था पाइप नेचुरल गैस, उसको हाउस होल्ड, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूज़ के लिए सप्लाई किया जाता था, और जो CNG था व्हीकल्स के लिए, उसके लिए रिटेल साइट से इनको सप्लाई करते थे, और उसके लिए स्टेट ओन्ड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, जैसे मैंने आपको बताया IOCL हो गई, BPCL और HPCL जो थे, इसको सेल करते थे। ओके, CNG को अपने रिटेल साइट से। अब चेंज क्या है, जो ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बॉडी है, इनका कहना है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज विल हैव टू प्रोवाइड एक्सेस टू थर्ड पार्टी कंपनीज। तो जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज थी ये सब, इनका पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था, तो अब इस बॉडी का कहना है कि अब थर्ड पार्टी कंपनीज को अलाउ किया जाए कि वो इन्हीं के इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करके CNG और PNG को मार्केट करें, एंड द ट्रांसपोर्टेशन टैरिफ विल बी सेट बाय द इनकम्बेंट प्लेयर्स। लेकिन उसको रेगुलेट कौन करेगा? PNGRB, अगर कोई डिस्प्यूट होती है तो। ओके, तो टैरिफ भी जो है वो इसमें रेगुलेट किया जाएगा। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कंज्यूमर्स पे? जो मार्केटिंग एक्सक्लूसिविटी है वो एंड हो जाएगी, तो इसकी वजह से कंपटीशन आएगा मार्केट में, और CNG के प्राइसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। ओके, नाउ ये जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, इनको इस डिपार्टमेंट में, इस सेगमेंट में जो है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में, CNG सेल्स में, इनको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता था विद द मार्जिन ऑफ अराउंड 30%। ओके, और जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनको अभी मतलब इसमें कमीशन मिलता था, जो वो अपने रिटेल पॉइंट से जो CNG सेल करते थे, तो उसके लिए उनको कमीशन मिलता था। तो नाउ अगर अभी CNG डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इससे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के नेटवर्क के थ्रू होता है, तो अब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी कोशिश करेंगी कि उनको इसमें कुछ मार्केट शेयर मिले। ओके,
अब इसका इम्पैक्ट सीजीडी कंपनीज पे क्या पड़ेगा? तो ऑब्वियस ही बात है कि उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की वो कम हो जाएगी। अगर मार्केट शेयर जो है उनके कॉम्पिटिटर्स, भाई नॉर्मल सी बात है, अगर अभी तक उनकी मोनोपोली थी, उनको एक्सक्लूसिव राइट था, तो अब अगर नए प्लेयर्स आते हैं, नए कॉम्पिटिटर्स आते हैं, तो इनका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। ओके, और इसका फिर क्या फर्दर कॉन्सिक्वेंस होगा? दैट दे विल नॉट बी एबल टू इन्वेस्ट फर्दर इन देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जैसे पाइप्ड नेचुरल गैस वगैरह जो रहता है, और इसका भी जो रहता है तो सीएनजी का, तो इसमें इनके ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। जैसे हाउस होल्ड्स तक जो मतलब पाइपलाइन वगैरह जाती है, इसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। अब अगर इनका प्रॉफिट कम हो जाएगा तो ये उसमें और ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो जो जैसे ऑब्वियस सी बात है, आए दिन ये नेटवर्क्स जो होते हैं गैस लाइन वगैरह के, तो ये एक्सपैंड होते जाते हैं, तो ये इनको एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे अगर इनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इसलिए इन सीजीडी कंपनीज ने अपोज किया है ओपनिंग अप ऑफ सीजीडी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर यूज बाय थर्ड पार्टीज। और वही चीज़ कही है इन्होंने कि अगर इनका मार्केट शेयर अगर कम हो जाता है सीएनजी और पीएनजी में, तो फिर वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसमें इन्वेस्ट और ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। ओके, नाउ सेकेंड न्यूज़ इज़ व्हाट यूएस जॉब कर्ब्स मीन फॉर इंडियन H1B होल्डर्स। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप का ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया था जिसमें उन्होंने फेडरल एजेंसी को बार किया था कि आप H1B वीज़ा होल्डर्स को हायर ना करें, और दूसरे फॉरेन वर्कर्स को मतलब यूएस सिटीजन्स और जो वहाँ के ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं उनकी जगह पे आप बाहर के लोगों को हायर ना करें। ओके, तो पहली बात है कि ऐसे वीज़ाज किन को दिए जाते हैं, हु आर गिवन सच वीज़ाज। सो अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, जो हर साल नई एप्लीकेशंस अप्रूव की जाती हैं वो करीब 65,000 है। ओके, आउट ऑफ दिस 65,000 वीज़ा एप्लीकेशंस विच आर अप्रूव, इसमें 1800 टू 2000 जो होती हैं, यानी लगभग 3%, दे आर H1B वीज़ाज ग्रांटेड टू वर्कर्स एम्प्लॉयड बाय फेडरल एजेंसीज। जो वहाँ की फेडरल एजेंसीज रहती हैं वो ये वीज़ाज ग्रांट करती हैं। तो अब यूएस की जो फेडरल एजेंसीज क्या करती हैं, कॉस्ट को अपना कम रखने के लिए, टू चेक द कॉस्ट, ये खूब सारे लोगों को हायर करते थे, हायर अ लार्ज नंबर ऑफ फॉरेन वर्कर्स और आउटसोर्स देयर बैक एंड डेटाबेस। ठीक है, या फिर अपना जो डेटाबेस वगैरह है उसका मैनेजमेंट वगैरह उसको आउटसोर्स करते हैं। इंडिया मतलब इंडिया में जैसे बहुत ज़्यादा इनकी ये बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग वगैरह होती है। ठीक है, तो ऐसी जॉब जो होती हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत कम वेजेस देती हैं, विच आर नॉट ल्यूक्रेटिव इनफ फॉर एम्प्लॉयबल इंडिविजुअल्स इन दीज कंट्रीज। अब ये जो नया ऑर्डर आया है इसका इंडियन वर्कर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन द यूएस? ओके, सो जो वर्कर्स, इन्होंने ये तो बोला जो फेडरल एजेंसीज एम्प्लॉय करती हैं उनके ऊपर तो हार्म आएगा ही आएगा, बट इट विल ऑल्सो इम्पैक्ट द वर्कर्स ऑफ इंडियन कंपनीज दैट आर ऑन कॉन्ट्रैक्ट विथ फेडरल एजेंसीज। तो जैसे जो बड़ी बड़ी फेडरल एजेंसीज हैं वो वहाँ के स्टेट रन बैंक्स को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि आप अपना डेटाबेस और जो सर्विसेज हैं आप उनको अपनी इंडियन कंपनीज के थ्रू उनको आप मतलब कॉन्ट्रैक्ट दे उनको दो। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो बीच की एजेंसीज हैं, फेडरल एजेंसीज हैं, इनका काम यही है कि वहाँ की जो स्टेट रन ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बैंक्स हो गए, उनको आपने दिया कि यहाँ के आप इंडिया के जो ये कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, इनके थ्रू आप अपना डेटाबेस वगैरह मेंटेन करो। ठीक है, और इसकी वजह क्या है कि वहाँ पे जो इस तरीके की स्किल्स हैं, आईटी स्किल्स वगैरह जो हैं, वो वहाँ पे उस चीज़ की शॉर्टेज है, स्टेम स्किल्स की। ओके, सो अब यहाँ पे नेस्कॉम वगैरह जो इंडस्ट्री बॉडी है उसका कहना है कि ऐसे टाइम पे ये ऑर्डर निकालना विल हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन यूएस। तो यूएस पे भी बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि दे हैव शॉर्टेज ऑफ स्टेम स्किल्स इन द यूएस। और ये चीज़ें जो हैं ये इन वर्कर्स में पाई जाती है, H1B वीज़ा होल्डर्स और L1 के जो होते हैं, हु आर गिवन द शॉर्ट टर्म नॉन इमिग्रेंट वीज़ास। ओके, रिमेंबर ये किस तरीके के वीज़ा है, ये शॉर्ट टर्म और नॉन इमिग्रेंट वीज़ास होते हैं। ठीक है, और ये खासकर आईटी वालों को और इन सबको ज़्यादा दिए जाते हैं। ओके, so I've given you some partial answer for the question which was asked in the starting. Okay,
सो व्हाट डज द न्यू ऑर्डर से, तो अब इन्होंने यही किया है कि एक तो फेडरल एजेंसीज को कहा है कि आप यूएस वर्कर्स को रिप्लेस ना करो H1B वीज़ा होल्डर से, एंड ट्रम्प हैज़ ऑल्सो आज द हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट, जो भी मतलब ऐसे फेडरल गवर्नमेंट के अंडर ऐसी एजेंसीज हैं, उनके हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट को कहा है कि जो पिछले 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आप उनको फिर से रिव्यू करो, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स का, सब कॉन्ट्रैक्ट्स का परफॉर्मेंस जो उसको रिव्यू करो. So now these heads of departments will undertake an audit कि whether the jobs could have been performed by US workers. अब वो फिर से ऑडिट करके पिछले 2 साल का देखेंगे कि क्या ऐसा सही में यूएस वर्कर्स को क्या जॉब लॉस हुआ है, और क्या जो उन्होंने जॉब्स इंडियंस वगैरह को दी हुई हैं, H1B वीज़ा होल्डर्स को दी हुई हैं, क्या वो जॉब्स मतलब उसमें यूएस वर्कर्स आउट परफॉर्म कर सकते थे. तो ये ऐसी ऑडिट की जाएगी. नाउ व्हाट हैज़ लेड टू द ऑर्डर, तो एक्चुअली इसके दो रीजंस है. ट्रम्प जब से प्रेसिडेंट बने थे 2016 में, तब से द गवर्नमेंट हैड स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स कंजर्वेटिव वर्क वीज़ा रेजीम. ठीक है, और इनका ये कहना था कि जो इंडियन और चाइनीज़ आईटी कंपनीज है वो अपने वर्कर्स को बहुत लो कॉस्ट पे यहाँ पे भेज देती हैं, जिसकी वजह से जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. और इमीडिएट इस चीज़ का रीज़न क्या था, कि अभी एक फेडरली ओन्ड टेनेसी वैली अथॉरिटी है, उन्होंने ये अनाउंस किया था दैट इट वुड आउटसोर्स 20% ऑफ इट्स टेक्नोलॉजी जॉब्स टू फॉरेन कंट्रीज. ओके, now next is about ammonium nitrate that caused the massive explosion in Beirut. तो इसके बारे में देख लेते हैं. इट हैज़ ऑलरेडी किल्ड मैनी पीपल एंड काफ़ी इंजर हो चुके हैं, एंड इट वाज कॉज्ड बाय ओवर 2700 टन्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, जो कि स्टोरेज में था फॉर ओवर 6 years. ओके, तो ये जो अमोनियम नाइट्रेट है ये कॉमन केमिकल इंग्रेडिएंट है एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर्स का, और ये जो नाइट्रोजन रिच कंपाउंड है, इट इज़ ऑल्सो द मेन कंपोनेंट ऑफ द एक्सप्लोजिव कंपोजिशन. एक्सप्लोजिव कंपोजिशन कौन सा होता है इसका, वो होता है ANFO, याद रखना. तो अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल उसका एक्सप्लोजिव कंपोनेंट होता है. ओके, तो एज अ सब्सटेंस अगर देखा जाए तो अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है, उसके वो प्योर फॉर्म में अमोनियम नाइट्रेट, प्लीज रिमेंबर द फॉर्मूला NH4NO3, ये एक वाइट क्रिस्टलाइन केमिकल होता है जो कि वाटर में सोल्यूबल होता है. ओके, और इसका जो इट इज़ द मेन इंग्रेडिएंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कमर्शियल एक्सप्लोजिव्स, जो कि माइनिंग और कंस्ट्रक्शन में यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, एक्सप्लोजिव में भी इसका यूज़ किया जाता है, और वो एक्सप्लोजिव्स माइनिंग वगैरह में यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, तो इसका अमोनियम नाइट्रेट रूल्स हैं इसके ऑलरेडी 2011 में आए थे, विच आर अंडर द एक्सप्लोजिव्स एक्ट ऑफ 1884. इसमें ही अमोनियम नाइट्रेट की डेफिनेशन दी गई है. ओके, तो अमोनिया आप पढ़ सकते हो यहाँ से, तो ये बेसिकली इस सब्सटेंस की डेफिनेशन है. अब एज अ एक्सप्लोजिव देखें तो याद रखना कि प्योर अमोनियम नाइट्रेट जो होता है वो खुद से एक्सप्लोजिव नहीं होता है, एंड इट इज़ क्लासिफाइड एज एन ऑक्सीडाइजर. ठीक है, ये एक ऑक्सीडाइजर की तरह क्लासिफाइड है अंडर यूनाइटेड नेशंस क्लासिफिकेशन ऑफ डेंजरस गुड्स. ओके, तो ये एक ऑक्सीडाइजर है जो कि अगर किसी फ्यूल या दूसरे किसी कंटेमिनेंट से अगर मिला दिया जाए, या फिर बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल फैक्टर्स, इट कैन बी वेरी एक्सप्लोजिव. खुद से एक्सप्लोजिव नहीं होता है प्योर फॉर्म में, ऑक्सीडाइजर होता है याद रखना, लेकिन फ्यूल वगैरह से मिला दिया जाए तो एक्सप्लोजिव बन सकता है. ठीक है, लेकिन ऐसे कॉम्बिनेशंस को भी आप एक्सप्लोड ऐसे वो नहीं होते हैं जब तक कोई ट्रिगर ना हो, जैसे डिटोनेटर्स वगैरह चाहिए होते हैं. तो जो IEDs होते हैं जो टेररिस्ट यूज़ करते हैं, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस, उसमें उन लोग मेन एक्सप्लोजिव क्या यूज़ करते हैं, ANFO. ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, और उसको ट्रिगर करने के लिए जो प्राइमरी एक्सप्लोजिव होता है वो होता है RDX या फिर TNT. तो जो हमारे यहाँ पे ज़्यादातर टेरर अटैक्स हुए हैं पुलवामा, वाराणसी, मालेगांव, पुणे वगैरह में, तो वहाँ पे भी अमोनियम नाइट्रेट का यूज़ किया गया था, और उसके लिए जो इनिशिएटर एक्सप्लोजिव था, जो ट्रिगर डेटोनेटर था, वो यूज़ किया गया था RDX का. ओके, तो जो ये स्टोर्ड अमोनियम नाइट्रेट है, इट इज़ अ मेजर फायर हज़ार्ड. हाउ इसको ऐसा रिगार्ड कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा स्टोर किया हुआ है अमोनियम नाइट्रेट तो उसका एक्सप्लोजन हो सकता है बिकॉज इन 2 ways. ओके, एक तो अगर इन सम टाइप ऑफ डेटोनेशन और इनिशिएशन, क्योंकि अगर ये जो स्टोरेज है मैंने बताया खुद से एक्सप्लोजिव नहीं है, लेकिन ये किसी और कंटेमिनेंट वगैरह से मिक्स हो जाए तो एक्सप्लोजिव हो सकता है. सो इफ इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ एक्सप्लोजिव मिक्सचर. ओके, एंड इसके अलावा
इसके अलावा द ब्लास्ट कैन रिजल्ट ड्यू टू अ फायर विच स्टार्ट्स इन द अमोनियम नाइट्रेट स्टोर बिकॉज ऑफ द हीट जनरेटेड ड्यू टू द ऑक्सीडेशन प्रोसेस एट लार्ज स्केल। ठीक है, तो ये भी आप चीज़ याद रखना। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, एंड तो दो तरीके से हो सकता है कि अगर वो कोई मिक्सचर एक्सप्लोजिव मिक्सचर के कांटेक्ट में आ जाए, और दूसरा अगर कोई हीट जनरेट हो बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो अभी जो वहाँ पे हुआ है बीरट पोर्ट पे, वो सेकंड वाला रीज़न ज़्यादा समझा जा रहा है। इसके लिए इंडिया में रेगुलेशंस क्या हैं, तो इसको जैसे बताया कि इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स वगैरह फर्टिलाइजर्स और इन सब में यूज़ किया जाता है, तो इसलिए इसके मिसयूज़ की काफ़ी पॉसिबिलिटी है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा इंडिया में रेगुलेट किया जाता है। एंड लाइक आई टोल्ड यू दैट देर आर अमोनियम नाइट्रेट रूल्स ऑफ 2011, एंड इसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि स्टोरेज ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इन लार्ज क्वान्टिटीज इन पॉपुलेटेड एरियाज इज इलीगल। ओके, तो एटलीस्ट ऑन पेपर हमारे यहाँ पे इसको, इसका स्टोरेज वगैरह जो है वो इलीगल किया गया, इसको स्टोर ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर नहीं कर सकते। और इसके अलावा अगर इसको मैन्युफैक्चर करना हो तो एक अलग से आपको लाइसेंस, इंडस्ट्रियल लाइसेंस की भी ज़रूरत होती है अंडर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1951। सो दैट वाज ऑल अबाउट द न्यूज़ फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। एंड पीआईबी आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। दैट वाज ऑल, एंड हैव अ नाइस डे।